नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं नीरज वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। और किसानों के मामले में देखा ही होगा आपने कि कैसी जबरदस्त मुहिम चल रही है। 3 नए कानून बनाए गए, अमूलचूल बदलाव की एक व्यवस्था रखी गई, लेकिन देश भर में कई जगहों पे, खासतौर के पंजाब और हरियाणा में, दिल्ली में इसके विरोध में काफ़ी प्रदर्शन हो रहे हैं और काफ़ी किसान आंदोलित हैं। लेकिन हद तब हो गई जब रविवार को राज्यसभा के अंदर इस बिल पर जब चर्चा हो रही थी, उसके बाद गजब हंगामा हुआ और कई सांसदों ने अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हुए वेल में चले गए और उसकी टेबल पे चढ़ गए। इतना ही काफ़ी नहीं था, एक मार्शल के साथ हाथापाई भी की संजय सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। ये एक ऐसा कृत्य था जिसको पूरे देश ने देखा और वाकई ये शर्मसार करने वाला था कि राज्यसभा, जिसको अपर हाउस बोलते हैं, जहां पे ये माना जाता है कि बहुत पढ़े लिखे, समझदार, विचारशील व्यक्ति जाते हैं और बड़े बड़े कानून पे विचार करते हैं, उसके बाद वो कानून बनता है। लेकिन कल जो व्यवहार देखने को मिला, उससे वाकई कई मिथक टूट गए कि नहीं, राज्यसभा भी बिल्कुल वैसी ही है। चलता छाप व्यवहार वहाँ पे हुआ है, सड़क छाप जिसको कहते हैं, या हम लोगों की यूनिवर्सिटी में इस तरीके के हंगामे होते थे, वो सब हुआ। ये एक बहुत ही खराब परंपरा कह सकता हूँ मैं, जो किसी भी हालत में अवॉइड की जानी चाहिए थी। सभी सांसदों को इस पर बातचीत हो सकती थी, विचार हो सकता था, विरोध हो सकता था। धरने पे आप बैठते ही रहते हैं, लेकिन वेल में जाके कुर्सी पे खड़े होकर के और मार्शल के साथ हाथापाई करना, ये बहुत अशोभनीय था। आज बातचीत इसी पे होगी कि लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देने वाले खुद क्या कर रहे हैं सभा के अंदर, सदन के अंदर। इस पे बातचीत करना ज़रूरी है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। परिचय करा दूं आपका हमारे मेहमानों से। राकेश सिन्हा जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभय दुबे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विराग गुप्ता हैं, वकील हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार। और एक और अभय दुबे जी हैं, जो CSDS में प्रोफेसर हैं। चर्चा शुरू करूं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बाइट सुनिए, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्यूज मिलेंगे आपको बातचीत के लिए आगे। फिर उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि MSP की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी, वैसे ही चलती रहने वाली है। देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता रहता? और इसलिए इस व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक था और ये बदलाव हमारी सरकार ने करके दिखाया है। तो ये भरोसा प्रधानमंत्री पिछले 2-3 दिन से दे रहे हैं। लगातार जिस MSP को लेकर के बवाल काटा जा रहा था और बहुत सारी आशंकाएं पैदा हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद खैर कल जो कुछ भी हुआ आप सबने देखा। इसी पे बातचीत करने के लिए हमने विशेष मेहमानों को बुलाया। अभय दुबे जी, कांग्रेस से जो है मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं। कल जो कुछ सांसद ने किया राज्यसभा में, उस पर कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए? देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 14 करोड़ 65 लाख किसान परिवारों से क्षमा मांगनी चाहिए और ये काला कानून तुरंत वापस लेना चाहिए। पाप का पर्याय बन चुकी भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी धृष्टता की। चंद पूंजीपतियों के हाथ में किसान, अन्नदाता, भाग्य विधाता, किसानों की आजीविका सौंप दी प्रधानमंत्री जी आपने। कितनी शर्मनाक बात है। अभी मैंने सुना आपका जो उद्बोधन सुनाया है CNBC आवाज पर, और ये कहा कि हम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रखेंगे। कितनी खरीद करते हैं? 23 कमोडिटी को सरकार समर्थन मूल्य पर घोषित करती है। धान और गेहूं खरीदा जाता है सिर्फ, वो भी इसलिए कि PDS में देना होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, और कंटेंजेंसी के लिए संग्रहित करके रखना होता है प्रधानमंत्री जी। बाकी तो वो बाजार के हवाले होता है। आपको एक लाइन का सभी किसान भाई, सभी लोग ये मांग कर रहे थे कि जब संयुक्त रूप से हम तीनों अध्यादेशों को या तीनों कानूनों को देखते हैं तो ये प्रतीत होता है कि इन कानूनों के आ जाने के बाद एक लाइन इन अध्यादेशों में आप सिर्फ और जोड़ देते कि कोई भी व्यक्ति समर्थन मूल्य से नीचे खरीद होगा तो वो अपराध होगा। आपके पास एक उदाहरण था, 2006 में APMC एक्ट बिहार ने खत्म कर दिया था प्रधानमंत्री जी।
नाबार्ड की 2015-16 की रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान में सबसे बदतर अवस्था में बिहार का किसान है। उसकी वजह है क्योंकि एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया। हम इसलिए कह रहे हैं कि मंडियों को नियोजित रूप से आप खत्म करने वाले हैं क्योंकि मंडी के बाहर टैक्स एग्जम्पशन आपने दिया है। आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से सारी जो खाद्यान्न थे और सब्जियां बाहर कर दी, तो असीमित मात्रा में संग्रहित करेंगे। और मैं दावे से कहता हूं जो 2015-16 में हुआ 2,30,000 करोड़ रुपए का दाल का स्कैम, वो हिंदुस्तान में हर साल दोहराया जाने वाला है। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, एक लाइन का अध्यादेश। आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, किसानों के सबके हैं, सुनिए तो सही। स्टेक होल्डर से आपने बात भी नहीं की। और कल सदन में जब सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाने वाला था तब वोट डिवीजन की मांग करने के बावजूद आपने डिवीजन नहीं कराया। क्या यह प्रजातंत्र की हत्या नहीं है? क्या यह किसानों की आवाज सदन में गला घोटने का कारण नहीं है? कितनी शर्मनाक बात है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी। और इसमें एक बात सिर्फ जोड़नी है, हम दृढ़ता से इस लड़ाई को आगे भी लड़ते रहेंगे। और इसी तरीके से सदन में आप लोग जो व्यवहार आपका था उस पर आपको कुछ नहीं कहना, वो आप करते रहेंगे। राकेश सिन्हा जी, बर्बरता पूर्वक लाठियों से कमर तोड़ दी किसानों की, क्या बात करते हैं? और सदन में आप ये हमसे अपेक्षा, तो क्या प्रजातंत्र का गला सदन में घोटने का अधिकार है? वोट डिवीजन मांग लेते, सरकार के पास बहुमत नहीं था इसलिए सरकार नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि ये परिस्थितियां निर्मित हो और एक तरफा निर्णय सदन में भी वो लोग ले लें। ठीक, राकेश जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि लोकतंत्र में सदन बनता है विमर्श के लिए, बहस करने के, और बहस में विपक्ष को पूरा अधिकार है प्रतिरोध करने का, सदन को स्थगित करने का, असीमित काल के लिए स्थगित करने का भी अधिकार है। विरोध की अभिव्यक्ति कैसी हो यह महत्वपूर्ण है। विरोध की अभिव्यक्ति यदि आक्रामकता में होती है वह भी सदन के भीतर होती है। डिप्टी चेयरमैन के चेयर के ऊपर जाना, उनके माइक को तोड़ देना, रूल बुक को फाड़ कर उनके ऊपर फेंकना और नारे लगाने को मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं, वेल में आने की भी आपत्ति नहीं कर रहा हूं। अनेक बार हुआ, आप स्थगित करवा देते, सदन नहीं चलने देते, पहले भी हुआ। उस पर विवाद हो सकता है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है तो होने दीजिए। आपका आक्रोश की अभिव्यक्ति की आजादी है। जो गांधी की प्रतिमा के सामने आप बैठे हुए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। कत्ल करने के बाद गांधी का सहारा मत लीजिए। यदि गांधी का सहारा लेना था, हिंसा के बाद अहिंसा के पास आप जाते हैं। गांधी गांधी करते करते आप क्या कर सदन में कर गए। 52 में राज्यसभा का गठन हुआ है, 52 से लेकर, मैं तो राज्यसभा में नया हूं, मुझे 2 साल हुए, 52 से लेकर जो मैंने उसका इतिहास पढ़ा है 2020 तक, यह पहली घटना है जब चेयरमैन के टेबल पर सदन में लोग बैठ जाते हैं, टेबल पर लोग खड़े हो जाते हैं, वहां से नारे लगाते हैं। यदि बिना कट किए हुए, बिना एडिट किए हुए, मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, यदि बिना एडिट किए हुए उस वीडियो को हम देश को दिखा दें, लोग कहेंगे कि इस हाउस को डिसॉल्व कर दो। शर्मसार है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। देखिए, किसानों की आपकी चिंता है, सदन में पूरी बहस हुई और मैं इस बहस को वन ऑफ द बेस्ट डिबेट्स मानता हूं। कांग्रेस के बाजवा साहब ने अपनी बात रखी, जितना समय था उतना भी रखा। आरजेडी, जनता दल यू, सभी पार्टी के लोगों ने रखा, अकाली दल ने रखा, भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव जी ने अपनी बात रखी, एक नागर साहब उन्होंने बात रखी। किसी ने टोका टोकी नहीं की, सबने अपने अपने मत को रखा, सब अपने को किसान के हितैषी बता रहे थे और मत रख रहे। देखिए, पहले होता है तर्क से जीत, तर्क अपने अपने रखे, तर्क के बाद मत विभाजन होता है। 2 दिन पहले भी एमपी की सैलरी पर कट हुआ था, तो उस पर एक मत विभाजन हुआ। 1 बज गया बहस होते होते, मुझे अपने भाषण रोकना पड़ा। 1 बजे के बाद सदन का सेंटीमेंट लिया जाता है कि बहस हो या ना, और ये एक आम राय बनी थी कि हम जिस बहस को करते हैं उसको हम मतदान करके उस दिन समाप्त कर दें, क्योंकि समय अवधि कम है, तभी तो हम शनिवार रविवार को सदन चला रहे हैं। जब सभापति महोदय ने इस बात को रखा तो सारे सदन में वेल में आ गए। और मैं कहता हूं कांग्रेस की, वामपंथियों की पूर्व नियोजित थी कि हमें ऐसी अराजकता पैदा करना हो, और सामान्य अराजकता से नहीं होता। और अराजकता करने में मैं सदस्यों का नाम लेना चाहता हूं। मैं एक तो ऐसे सदस्यों को जिनको मैं बहुत लिबरल डेमोक्रेटिक मानता रहा, जिनको बड़े उदार व्यवहार मानता रहा, उन्होंने डिप्टी चेयरमैन से कागज छीनने की कोशिश की। एक समाजवादी पृष्ठभूमि के व्यक्ति जो जयप्रकाश नारायण के सहयोगी रहे, जिनके व्यवहार शालीनता को हम सब जानते हैं, आप उनके चेयर से छीन रहे हैं। उसके बाद कम्युनिस्टों में, कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में एक प्रतिस्पर्धा हो गई, कौन कितना आक्रामक हो सकता है।
वह जो एक मनोविज्ञान बनता है कि मैं सबसे ज्यादा आक्रामक हूं, उस मनोविज्ञान का परिचय हुआ। एक अंतिम बात कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा इस विधेयक पर कहां आपत्ति है, कौन से क्लॉज हैं जिससे कि पूंजीपति किसानों को हड़प लेंगे। किसान 1950-60 के किसान नहीं रहे जिनको आपने दरिद्र बनाकर रखा। 50 बीघा के खेत है, 10 एकड़ जमीन है, और वह एक 10 लाख के व्यापारी से कम जीवन शैली कैसे, दोनों की तुलना कर लीजिए। किसान कोयम्बटूर का किसान यदि काला हंडी में अपने माल को बेचना चाहता है और डिजिटल माध्यम से अपने माल को बेचना चाहता है, यदि छोटे छोटे किसान मिलकर जी राकेश जी साइन करना पड़ते हैं, हम इसमें थोड़ी देर में आते हैं। राकेश जी, बिल के मेरिट पे थोड़ा सा आगे चर्चा करें, लेकिन एक बार व्यवहार पे चर्चा हो जानी चाहिए क्योंकि ये बहुत अभद्र था। मेरा सवाल आपसे राकेश जी, क्या आप लोग मत विभाजन के लिए तैयार नहीं थे क्या? देखिए, जब बहस हुई उसके बाद यही हुआ कि मत विभाजन किया जाए, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए या ना भेजा जाए, इस पर मत विभाजन हो। शुरू में ही एक मैं रोचक बताता हूं, जो लोग, मैं तो सदन में था, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, और यदि मेरे पार्टी के भी लोग आज करते तो मैं आज मैं उसकी निंदा करता। शुरू में ही चेयरमैन ने कहा कि पहले हम सिलेक्ट कमेटी का बहस कर लें या बहस की बात करें, तो सभी सदस्यों ने, जिन्होंने सिलेक्ट कमेटी के लिए रखा, कहा नहीं बहस हो जाए, उसके बाद इस पर मतदान करेंगे। जब उसकी नौबत आई तब आपने उसको रोक दिया, अपदस्थ कर दिया, और सदन इतना डिसऑर्डर था, आपको बता दूं कि सदन में लगभग 60 से 70 मार्शल, उतने मार्शल नहीं थे, अभी कोविड का समय है, उतनी ड्यूटी नहीं थी और जरूरत नहीं पड़ती है, कोई स्ट्रीट का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है। सदन में मार्शल कम पड़ गए। मार्शल के साथ धक्का मुक्की करना जी हमें शोभा देती है। जो मार्शल रोज मुझे सैल्यूट करता है, मुझे आदर करता है, अभिमान के साथ देखता है ये सदन का सदस्य है, वो मार्शल तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसको रोकना जी राकेश, चेयर को सुरक्षित रखना मार्शल का काम है। अभय जी, चेयर पर खड़े हो रहे हैं। जब ये तय हो गया था, राकेश जी कह रहे हैं कि भाई मतदान हो जाता उसमें, और आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि आपकी संख्या ज्यादा थी, सरकार डर रही थी, फिर तो आपको और निश्चिंत होना चाहिए था। और इसी में दूसरी बात जो बस जोड़ दूसरा सवाल पूरा कर लूं, सवाल पूरा कर लूं सर। दूसरी चीज जो मार्शल के साथ किया गया वो बहुत ही अभद्र, अशोभनीय है। आप ये सोचिए कि एक सांसद अपनी मर्यादा खो रहा है, अगर मार्शल ने अपनी मर्यादा खो दी तो क्या कर लेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन अगर वो 2 तमाचे जड़ देता संजय सिंह के, तो क्या इज्जत रह जाती उनके? आप समझिए ना, मैं बात को जो कह रहा हूं बहुत गंभीरता समझिए आप, कि आप अपनी मर्यादा उस वेल के अंदर खो रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ जो बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा रहता किनारे। आप देखिए नीरज जी, एक तो पूर्व नियोजित षड्यंत्र रचा गया, वहां म्यूट कर दिया गया वहां के कैमरे को, राज्यसभा के, और मुझे दुख है प्रधानमंत्री जी का अनुकरण कर रहे हैं, जैसे सरकार पूरी शीर्ष से लेके पोर तक झूठ बोलने पर आमादा है। वोट डिवीजन डिमांड किया गया, ये दिल पर हाथ रख के राकेश सिन्हा जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं जानता हूं उनकी वो इस प्रकृति के नहीं है, मगर ये पार्टी की प्रतिबद्धता है जो उनको मजबूर कर रही झूठ बोलने में। क्या ये प्रतिपक्ष तो चाहता था कि एक वोटिंग हो जाए ताकि सिलेक्ट कमेटी को जाए और समय मिल जाए ताकि इसके मेरिट्स पर इसके बात हो और इसको ठीक कर लिया जाए, किसान चाहते हैं उस दृष्टिकोण से, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और प्रजातंत्र का गला घोट दिया। कितनी वेदना है रूल बुक फाड़ने में। आप जानते हैं किसानों के कपड़े फाड़कर, पगड़ी उछालकर, लाठियों से पीट कर सड़कों पर सुला कर मारा हरियाणा की सरकार ने। एक शब्द उनकी वेदना के लिए आपने व्यक्त नहीं किया। 2 अक्टूबर 18 को जब उत्तर प्रदेश का किसान फसलों के दाम मांगने को आया तो लेटा कर उन्हें विश्व शांति दिवस के दिन मारा गया। महाराष्ट्र के किसान जब आते हैं, तमिलनाडु के किसान जब आते हैं, तब भी उनका संज्ञान नहीं लिया जाता। राकेश सिन्हा जी, तो मुझे लगता है जो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो कानून आपके कर्तव्य की रक्षा, आपके अधिकारों की रक्षा ना करता हो, उसे फाड़ देना उचित है। तो मुझे लगता है कि ये महात्मा गांधी के का अनुसरण नेताओं ने किया। और दूसरा संजय सिंह जी वाला वीडियो मैंने देखा है, उसे मार्शल उन्हें पकड़कर अंदर धक्का रहा था, कमर से पकड़कर खींच रहा था, उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप उसको हटाने की कोशिश की। आप गौर से देखिएगा उस वीडियो को। अबे जी प्लीज उस चीज को डिफेंड मत करिए जो डिफेंडेबल नहीं है। अगर उसकी तरफ से प्रतिक्रिया हो जाती तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। प्लीज उसको डिफेंड मत करिए। मैंने देखा है वो वीडियो, वो उनको हटा रहा था उस भीड़ से और आप उसको गला पकड़ के उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, आंखों में पट्टी बंदी किया। देख लीजिए वीडियो, आप गनीमत दे रखिए, वो अपनी मर्यादा बचाए रखे हुए, उसको मर्यादा तोड़ने पे मत मजबूर करिए।
देश मुझे 10 के सेकंड दीजिए पंतप्रधान ने नीरज जोरदार तमाचा मारा है 70 करोड़ किसानों को। अरे सर एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना, एक छोटा जवाब राकेश जी आके उसका दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा मैं। छोटा जवाब दीजिए जी। अभय जी, हम सब संसदीय जनतंत्र के हिस्से हैं, रहेंगे, संसद भी रहेगा, लोकतंत्र भी रहेगा। एक चीज बता दीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर लोगों को बैठा गया, कितनी मशक्कत की गई। सदन में आप कहते पूर्व नियोजित था, जो लोग लॉबी में बैठे हुए थे यानी ऊपर बैठे हुए थे उनको बुलाया गया नीचे, चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के थे, कम्युनिस्ट पार्टी के थे या कांग्रेस के थे, उनको बुलाया गया और चैम्बर में भीड़ जुटा ली गई। आप बताइए पूर्व नियोजित कैसे नहीं था? जिस व्यक्ति का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, वो डिप्टी चेयरमैन के कागज छीन रहे थे। आपको विरोध करना था किसान के विरोध में, यदि बिल है और हम नंबर से उसको पास कर रहे हैं, पर आप किसानों के बीच जाइए ना। कहां प्रदर्शन हो रहा है इस बिल के खिलाफ? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, बंगाल में कहां प्रदर्शन हो रहा है? नंदीग्राम में जिन लोगों ने गोलियां चलाई मार्क्सवादियों ने, वो संसद में हमें उपदेश दे रहे थे। सिंगूर में जिन्होंने किसानों को मारा, गोलियां चलाई, वो हमें उपदेश दे रहे थे। कांग्रेस राकेश जी अब रुकिए थोड़ा सा, एक पंक्ति जो राहुल गांधी ने कहा था मोदी जी के लिए कि आपको जुआ निकलेंगे और लाठी से मारेंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी उस अराजकता के रास्ते पर जा रही है जो संसदीय जनतंत्र के लिए और स्वयं कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं जी। ठीक है, अब मैं दूसरे मेहमान के पास जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा सुनिए। अब विराग जी इसके कानूनी पहलू पे अपनी नजर रख दीजिए, उसके बाद फिर से राजनीति की तरफ पहुंचते हैं। ये जो पूरा कांड हुआ, रूल बुक फाड़ दी, चढ़ गए वेल पे, इस तरीके के जो पूरे कांड में, और ये आरोप की डिवीजन नहीं कराना चाह रहे थे, थोड़ा इस पर क्या कानूनी पहलू से बताइए। नहीं देखिए, राकेश जी ने जो बातें बोली हैं, मैं उनकी दो बातों से अगर आगे बढ़ूं, उन्होंने पहली बात बोली है कि अगर वहां की प्रोसीडिंग्स अनएडिटेड सामने आ जाएं तो देश की जनता राज्यसभा को विघटित करने या डिसॉल्व करने के बारे में गंभीरता से विचार करेगी। और दूसरा उन्होंने बोला कि अगर तमिलनाडु का कोई किसान काला हांडी में डिजिटल माध्यम से अगर अपनी उपज बेचना चाहे तो क्या दिक्कत है। इन्हीं दोनों में पूरी जो गंभीरता है वो छिपी हुई है। पर उसके पहले मैं ये बता दूं कि ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके लिए सरकार, विपक्ष और सदन तीनों की जो कमजोरियां उजागर हुई हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले दो उन्होंने फैसले दिए। उन्होंने एक बात बोली कि मीडिया की एथिक्स की बात बोली और दूसरी उन्होंने बात बोली अपराधी नेताओं के बारे में बात बोली। और ये जो बाहुबल का प्रदर्शन हुआ राज्यसभा में, जो कि एक विद्वानों का मंच माना जाता था, वो एक बहुत ही एक चिंताजनक बात है। पूरे देश में किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बन रही है। पर मैं राकेश जी से, क्योंकि वो सरकार से जुड़े हैं, दो सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला ये कि इस पूरे मामले को इतनी हड़बड़ी में पारित करने की क्या आवश्यकता थी, और उसमें अगर उन्होंने डिवीजन जो कराया था उसमें मतदान क्यों नहीं हो सकता था, सिलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं हो सकता था। ये जो विषय राज्यों से जुड़ा विषय है, इस पर अध्यादेश लाकर ये इतनी जल्दी, जो चीज 70 साल से अगर खराब बोली जा रही है उसमें और समय लगा करके, क्योंकि उनके ही गठजोड़ के एक मंत्री ने इस विषय पर त्याग पत्र दिया है, इसलिए वो ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ विपक्ष का मामला है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने डिजिटल की बात बोली। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 6 सालों से डिजिटल का इतना हल्ला है, लेकिन डिजिटल के बारे में पूरे देश में एक भी कानून नहीं है। पूरे भारत में 5 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है और 3 साल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं पारित हो रहा। 2 साल से आईटी इंटरमीडिएट रूल्स ड्राफ्ट सर्कुलेट हो गए हैं, उन्हें नोटिफाई नहीं किए गए। तो कुछ विषयों पर बहुत तेजी और कुछ विषयों पर बिल्कुल से सरकार की चुप्पी, यह मुझे लग रहा है कि यह गंभीर बात है। और इन विषयों पर ज्यादा अगर चर्चा होगी तो तभी संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा। क्योंकि सरकार अगर डिजिटल जा रही है तो डिजिटल के रेगुलेटरी नेटवर्क को अगर आप नहीं बनाएंगे तो पूरा भारत एक गहरे एक संकट में पड़ रहा है। और उस विषय पर भी राकेश जी को ध्यान देने की और सरकार को ध्यान देने की और विपक्ष को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक, हर्षवर्धन जी और अभय दुबे जी। हर्षवर्धन, पहले आपके पास आता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि उस पर बात हो, मेरिट डिमेरिट पे, लेकिन थोड़ा इस पर ही बातचीत होनी चाहिए। देखिए, ये जो कुछ भी हुआ राज्यसभा में, उसमें सरकार की जो भूमिका है, जो विपक्ष की भूमिका है, इससे नैरेटिव क्या बन रहा है कि 2 राज्यों के किसान कुछ उद्वेलित हैं, जिनको उद्वेलित किया गया, और उन जो मंडियों में बैठे हुए दलाल हैं उनके समर्थन में खड़े हैं लोग। कल तक उन्हीं दलालों को गरिया रहे थे कि बिचौलिए हैं, किसानों को पैसा मार देते हैं, 4 रुपये किलो आलू 40 रुपये किलो कैसे बिकता है।
उसके समर्थन में खड़े हुए दिखने का जो नैरेटिव बन रहा है, इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं मेरिट डिमेरिट पर बात करूंगा। इसके जो अभी अभय जी कह रहे थे कि बिहार बड़ी बुरी स्थिति में, सबसे मजबूत एपीएमसी महाराष्ट्र में है, यहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करता है, तो आपकी एपीएमसी किसी काम की है नहीं। हर्षवर्धन। नीरज जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब ये राजनीतिक लोग गजब का दोहरापन दिखाते हैं, और वो दोहरापन इस कदर हुआ कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को छोड़िए, वो बाइट चल रही है, धुआंधार चल रही है। अजय माकन और राहुल गांधी बता रहे हैं कि कैसे हम एपीएमसी से डिलिस्ट करेंगे, और जो लोग खेती किसानी जानते हैं वो अगर समझदारी से बात करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। एपीएमसी क्यों आया था? क्योंकि मंडियां संगठित नहीं थी, मंडी नाम की चीज नहीं थी, कोई कानून नहीं था, आड़ती साहूकार सब कुछ करते थे, बिचौलिए करते थे। उसको ठीक करने के लिए एपीएमसी का कानून आया। एपीएमसी का कानून आया तो एक बड़ी विचित्र सी बाध्यता हो गई कि जहां जहां मंडी बन गई, यानी दीवार बनाकर एक मंडी समिति बन गई, उसके हिसाब से जो उपज बेचने वाले थे किसान थे और यहां तक कि कारोबारी भी थे, उन सबको मंडी की शर्तों पर काम करना पड़ा। उन मंडियों पर राज्य सरकारों ने भारी टैक्स लगाया, जिससे उनकी बहुत जबरदस्त कमाई होने लगी। और एक समय तक जिसको हमने कहा कि बहुत अनऑर्गेनाइज थी खेती और किसानी का कारोबार, वो थोड़ा सा जो ऑर्गेनाइज्ड हुआ उसमें बहुत ढेर सारी कमियां दिखी। उन कमियों को ठीक करने के लिए 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय कृषि आयोग बनाया, जिसके बाद यूपीए की सरकार ने भी उसी राष्ट्रीय कृषि आयोग को आगे बढ़ाया, और प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन, जिनमें कोई बहस नहीं हो सकती कि इस देश में खेती किसानी पर सबसे ज्यादा समग्र तरीके से अगर किसी ने रिसर्च की है, बात की है, तो वो कहा उन्होंने। 2018 में स्वामीनाथन साहब ने लिखकर एक लेख बताया कि मैंने 2006 में यूपीए के प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनको राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट सौंप दी। मई 2014 तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। 2014 से 2018 यानी पिछले 4 सालों में 150% यानी किसान की जो लागत थी उस पे उसको 150% मिलने लगी, उसकी उपज की कीमत। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन जो यूपीए के समय में राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष थे, जिन्होंने 2006 में रिपोर्ट दी, लेकिन 8 साल तक यूपीए ने किसानों के हक में कोई बात नहीं की। 2014 के पहले 2013 में राहुल गांधी ने कहा था कि हम सब डिलिस्ट करेंगे, फल सब्जी सब ये करेंगे। शिरोमणि अकाली दल जो कई बार इसके पक्ष में बात कर चुकी है, जो समझाती थी कांग्रेस को कि इससे क्या क्या फायदा होंगे, वो दोहरा रवैया अपना रहे। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? देश के किसानों को इसको बहुत ठीक से समझना चाहिए कि लंबे समय के बाद उन सारी बातों को, जिसको अलग अलग समय पर किसान नेता, विशेषज्ञ, राजनीतिक दल सब एक मत थे, आज वो सिर्फ अपनी हल्की राजनीति के लिए किसानों को मोहरा बना रहे हैं, उसको सड़क पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार इनका ये नैरेटिव चलने वाला नहीं है, क्योंकि किसान को पता है कि क्या हो रहा है। और इस पे जब आप मेरिट पे बात करेंगे तो मैं और भी कई उदाहरण बताऊंगा। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के नहीं है, कांग्रेस की सरकारों में भी इसी तंत्र पर बेहतरी हुई है, जहां हो सकता है कि भाजपा की सरकारें आ गई। अभय दुबे जी। जी व्यवहार जो राज्यसभा के अंदर हुआ वो कितना जायज था? क्या इस तरीके का विरोध होना चाहिए कि बिल फाड़ दें और उसके बाद डेरेक ओब्रायन बाहर निकल के आए, कहे मैं फिर करूंगा ये? देखिए, राज्यसभा में विपक्ष के कुछ सांसदों ने जो व्यवहार किया है उसको कोई भी जायज नहीं कह सकता, और मुझे तो ये लगता है कि विपक्ष को इस संबंध में अपनी पूरी रणनीति पर दोबारा विचार करना चाहिए। और इसके कहने के पीछे मेरे पास एक मजबूत तर्क है। जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अभय जी ने अपनी पूरी बात कही है, आप ये देखिए, विपक्ष के पास सरकार के इन कानूनी कदमों का विरोध करने के लिए ठोस और पर्याप्त तर्क हैं, उनके पास पर्याप्त विवरण है, उनके पास सरकार की हर बात का जवाब देने के लिए और सरकार को लाजवाब करने के लिए उनके पास एक इतिहास भी है पूरा का पूरा। अगर वो चाहें तो नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे उसी वक्त उन्होंने जो भूमि अधिग्रहण बिल बनाया था और जिसको उन्हें कदम वापस लेना पड़ा था, उसके साथ भी जोड़ के पूरे नैरेटिव को खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये करने की बजाय उन्होंने राज्यसभा में जो नजारा पेश किया उससे दरअसल उन्होंने अपना ही नुकसान किया है। इसलिए विपक्ष को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना चाहिए। ये एक ऐसा मौका है जिसमें विपक्ष अगर चाहे तो सड़क पर होने वाले आंदोलन से अपनी गतिविधियों को जोड़ सकता है। लेकिन विपक्ष की बड़ी विकट समस्या ये है कि वो बिखरा हुआ है।
मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो कि जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं लेकिन हम लोग उसका जिक्र नहीं करते। बीजू जनता दल का आचरण आप देखिए। बीजू जनता दल लोकसभा में इन विधेयकों का समर्थन करता है और राज्यसभा में इन विधेयकों का विरोध करता है। अकाली दल ने जो इस्तीफा दिया है लेकिन वो अभी भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ का हिस्सा बना हुआ है। अभी उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ से बाहर निकल जाए। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सामाजिक न्याय वाली पार्टियां हैं, चाहे वो मायावती की हो, चाहे अखिलेश यादव की हो या तेजस्वी यादव की हो, आप उनको देखिए। उन्होंने अभी ठीक से इस पूरे समस्या में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप भी नहीं किया है। एक तरह से वो चुपचाप बैठी हुई है। तो ये परिस्थिति बताती है कि विपक्ष सरकार का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, उसके पास एक रणनीति का अभाव है, उसके अंदर पर्याप्त एकता नहीं है। इसीलिए बौखलाहट में वो एक ऐसा काम कर बैठा है जो उसे नहीं करना चाहिए था, जिससे भारतीय जनता पार्टी और इस बिल के समर्थकों को उसे आड़े हाथों लेने का मौका मिल गया। अबे जब हर विषय पे आके यही बात कहते हैं विपक्ष को कि वो लोग समझदार स्ट्रेटजी नहीं बनाते, लेकिन वो बार बार ऐसी गलती क्यों करते हैं? वो क्यों नहीं अपनी स्ट्रेटजी ठीक से बना पाते हैं? अभय जी आवाज नहीं आई चल रहा है। अभय कुमार दुबे जी से पूछा। अभय दुबे जी, CSDS वाले, मैंने आपसे पूछा कि आप हर शो में आते हैं और हर मुद्दे जब हम और आप चर्चा करते हो तो आप यही बात कहते हैं कि विपक्ष की स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी नहीं है, बना नहीं पाते। ये क्यों नहीं कर पाते? क्या ये एक सीरियस इश्यू है कि वहां कोई ना पढ़ता लिखता है ना कोई ठोस काम करता है, बस चले आए और विरोध करने लगे? अभी इसकी मेरिट पे भी बात करूंगा तो आप देखिएगा कैसे खुलासा होता है। बताइए सर, क्यों नहीं कर पाते अपनी स्ट्रेटजी इतनी तैयार? इसके साथ एक बात और कहता हूं कि नरेंद्र मोदी इस लिहाज से देश के अभी तक के सबसे सौभाग्यशाली नेता हैं कि उन्हें एक ऐसा विपक्ष मिला है जो बिखरा हुआ है, जो पूरी तरीके से विचारहीन है और रणनीति विहीन है। वो विपक्ष जो है वो टीवी के ऊपर हो सकता बढ़िया तर्क देकर लड़ाई को जीत लेना चाहता है, लेकिन टीवी पर लड़ाई नहीं जीती जाती। यहाँ तक कि टीवी पर भी वो पीछे चला जाता है, क्योंकि टीवी का जिस तरह का पूरा विन्यास होता है उसमें विपक्ष की बात आज टिक नहीं पाती है। विपक्ष को चाहिए, वो विपक्ष नहीं कर पा रहा है। राज्यसभा में उसने जो किया तो बिल्कुल अनावश्यक था, उनको नहीं करना चाहिए था राज्यसभा में। ये जी राकेश जी ने ठीक कहा कि 1952 के बाद पहली बार हुआ है ये। अगर वो राज्यसभा में ये नहीं करते और लगातार संसदीय तरीके से और गांधीवादी तरीकों से अपने विरोध को जताते रहते तो आज विपक्ष का पक्ष बहुत अधिक मजबूत होता और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अपना बचाव कर रही होती। और ये जो इन कानूनों के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं, इन तर्कों को बोधा साबित करना बहुत मामूली बात है, लेकिन नहीं कर पा रहे ना सर। दिक्कत तो ये, चलिए एक राउंड हो गया है, अब आप लोग एक दूसरे की बात काट सकते हैं, लेकिन निवेदन सिर्फ इतना है कि संक्षेप में रखें और बहुत पुराने उदाहरण मत दीजिए कि देखिए 75 में ऐसा नहीं हुआ था, 25 साल पहले ऐसा नहीं हुआ। तो इसी विषय पे बात करें, सिर्फ कृषि पे बात करिए। मैं राकेश जी से आपसे एक छोटा सवाल पूछ लेता हूं, मेरा सिर्फ बहुत सिंपल सवाल है, इतनी जल्दबाजी क्यों थी सर? जून में ऑर्डिनेंस, अभी कानून, क्या इतनी जल्दबाजी क्यों, किस बात की है? और बिहार चुनाव सामने खड़ा, आपको डर नहीं लग रहा है? देखिए मैं यह नहीं कहता हूं किसानों का हित कोई नहीं चाहता है, और हित नहीं चाहता तो कांग्रेस पार्टी के राज्य में हुड्डा कमेटी बनी थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके चेयरमैन थे, 5 मुख्यमंत्री थे, और हुड्डा कमेटी के रिकमेंडेशंस को, इस बिल को देख लीजिए, क्या बुनियादी अंतर है। आपने जो कहा और भी हर्षवर्धन जी ने जो कहा, राजनीतिक लोग की जो छवि खराब हुई है कि दोहरा व्यवहार करते हैं, और शायद उसमें शायद मैं भी शामिल हो जाऊं कल, यह दोहरा व्यवहार हमारी विश्वसनीयता को कम करता है। और अभय जी जो सजेशन दे रहे थे, अभय जी और विपक्ष में एक समानता है, दोनों की चिंता किसान नहीं है, दोनों की चिंता कैसे विपक्ष जिंदा हो। कल सीएए को लेकर जिंदा होना चाहते थे, झूठ बोलकर कि नागरिकता चली जाएगी, यहां पर कि एमएसपी चला जाएगा। प्रधानमंत्री जी को पंजाबी में 3 बार ट्वीट करना पड़ा। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम तो 4 साल हैं, अब बाद में हो सकता आप आ जाए या हम रहें, 4 साल में जितनी बार खरीद होगी एमएसपी पर होगी। और अभय जी, किसान को इतने नाजुक ऑर्फन मत समझिए कि उसको भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का सारा चाहिए। किसानों, अभय दुबे जी कांग्रेस वाले, राकेश जी रुकिए, अभय दुबे जी क्यों इतनी चिंता? भाई एमएसपी की तो गारंटी बार बार प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं अपनी हर बात में, पिछले मतलब कम से कम 15 बार बता चुके हैं वो। नीरज जी देखिए, मैं 2 बातें रखना चाहता हूं प्रमुखता से। एक तो हर्षवर्धन जी
वरिष्ठ पत्रकार हैं, विद्वान साथी हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, मगर एक भी डिबेट मैंने ऐसी नहीं देखी जिसमें उन्होंने झूठ नहीं बोला हो। उनका झूठ मैं उजागर करता हूं। उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन की बात की और कहा कि वो इंप्लीमेंट नहीं की मई 2014 तक। मोदी सरकार ने 3 बार लोकसभा में जवाब दिया है। नीरज जी गूगल करिएगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, नहीं तो डिफेमेशन का केस करिएगा। मैं ये प्रश्न का उत्तर देकर बैठा हूं, अतारांकित 1613 2019 2 जुलाई। उन्होंने कहा कि 201 सिफारिशें की थी, जिसको इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ने कृषि नीति के रूप में स्वीकार किया और जनवरी 2009 तक 200 सिफारिशें लागू की गई। हर्षवर्धन जी, मैं जरूर आपको नोटिस भिजवाऊंगा इस झूठ पर जो कांग्रेस के खिलाफ आपने बोला है कि सिफारिशें, और तीनों जवाब लोकसभा के, 3 जवाब मेरे पास पड़े। मैंने सुप्रीम कोर्ट तक मॉनिटर किया है, जिसमें भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिसने मुकदमा लगाया था यूपीए सरकार के समय, और उन लोगों ने मुझे बुलाकर बाद में वो जवाब नहीं देते हर्षवर्धन, जो मोदी अगर नोटिस से बचना तो जवाब दीजिए। नोटिस से बचना जवाब दीजिए। एक सेकंड सुनिए नीरज जी, उन्होंने मुझे दिया कागज कि मोदी सरकार ने एफिडेविट दिया है कि कॉस्ट प्लस 50% नहीं दे सकते, नहीं तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। आखिरी 10 सेकंड में मैं बताता हूं जो चिंता सीएसीपी ने जाहिर की है, मैं नहीं कह रहा हूं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस मोदी सरकार के, उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ ये रबी 2020-21 में रिपोर्ट में कहा है कि सरकार दाल का प्रोक्योरमेंट करके ऐसे समय बाजार में उतारती है जब किसान की फसलें आती है और प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं। ये आरोप खुद सीएसीपी ने लगाया है। सर, मैं 50, अरे रुकिए ना सर, एक मिनट। अरे छोटे सर, छोटा हर्षवर्धन, नोटिस नहीं चाहते तो जवाब दो फटाफट, जल्दी, बहुत छोटे में आप भी दीजिएगा। नहीं नीरज जी, मैं बहुत छोटे में जवाब दूंगा। अगर हिम्मत है कांग्रेसी प्रवक्ता अभय दुबे में तो मुझे नोटिस भिजवा कर देखे, और इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने जो बोला है सब कुछ प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन के हवाले से बोला, जो 2018 में देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में उनका लेख छपा, और उस लेख में उन्होंने लिखा है कि कैसे मोदी सरकार ने किसानों का भला किया और कैसे यूपीए शासन में 2006 से कोई काम नहीं हुआ। मैं चैलेंज करता हूं, आप नहीं कह रहे। अच्छा सुनो, पढ़िए तो सही, लोकसभा में 3 बार जवाब दिया गया इस बात का, और जनवरी मैं जो कह रहा हूं, बताया, मैं आपको जो कह रहा हूं, दर्शक सुन रहे हैं, अगर आप हिम्मत है तो नोटिस भिजवा के देखिए। ये सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में भी यही बात लिखी है जो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट। सर मामला सेटल है भाई, अब आप नोटिस आप लोग आपस में देखते रहेंगे। मैं मेरिट पे आता हूं सर, मेरिट पे किसको क्या दिक्कत है इन 3 कानूनों से? एमएसपी की बात उन्होंने कह दी, क्या दिक्कत है बताइए आप। अभय दुबे जी आपसे पूछ रहा हूं मैं, कांग्रेस वाले अभय दुबे जी, क्या दिक्कत है भाई? एमएसपी तो चल रहा है। देखिए सीधी सी बात है, मोदी सरकार ने ये कहा, जो बार बार आप सब लोग एमएसपी का राग अलाप रहे हैं, एक बात सुन लीजिए। मैंने फिर कहा कि 23 कमोडिटी का डिक्लेयर करती है सरकारें, और उसमें से प्रिक्योर नहीं किया जाता है। प्रिक्योर सिर्फ धान और गेहूं किया जाता है, वो भी 24 और 25% सिर्फ उनके प्रोडक्शन का, वो भी कंटेंजेंसी के लिए और पीडीएस के लिए। हमारा आग्रह इतना है कि जब आपने कहा एसेंशियल कमोडिटी में से हमने ये फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स को बाहर निकाल दिया, ठीक है। आपने कहा कि असीमित संग्रहण की अनुमति व्यापारियों को दे दी। आपने जब असीमित संग्रहण की अनुमति व्यापारियों को दे दी प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि बाहर अगर कोई सौदा करता है तो टैक्स में एग्जम्पशन होगा, तो मंडी में व्यापारी आएगा नहीं, ठीक है। आपने कहा 1 नेशन 1 मार्केट। प्रधानमंत्री जी, 86% हिंदुस्तान का किसान, आपकी सेंसस बताती एग्रीकल्चर की कि उसके पास 5 एकड़ से कम जमीनें, स्मॉल और मार्जिनल। अब 15,000 रुपए की फसल अभय दुबे मध्य प्रदेश वाला असम में तो बेच नहीं सकता। सर विरोध क्या, ये बताइए ना सर, आप विरोध बताइए ना। प्रधानमंत्री जी से इतना है कि आपने जो 2015-16 में हुआ है वो दोहराया जाए, एक अध्यादेश ला दीजिए सरकार की। हाँ सुनिए ना, सरकार की जेब से एक पैसा खर्च नहीं होगा नीरज जी। अरे सर अरे सर सुनिए सर प्लीज, मैं डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं, आप वहीं पे रोक के बैठे हुए। मैं कह रहा हूं इन जो 3 कानून बनाए गए हैं, इसमें आपकी चिंता क्या है? एमएसपी चिंता है, एपीएमसी चिंता है, या कॉर्पोरेट खेती चिंता है? क्या चिंता है आपकी? तो मैं उसको आगे बढ़ाऊं, फिर दूसरे जवाब लूं राकेश जी से। बिल्कुल ठीक है, हमारी चिंता यह है
कि संगठित रूप से कुछ पूंजीपति किसानों को लूटने के लिए इन अध्यादेशों का इस्तेमाल करेंगे। मैंने सिलसिलेवार तीनों पर आपको बताया। कारपोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी जो किस आधार पे आपके पास है, कैसे कह रहे हैं आप, इसके पीछे प्रेमाइस क्या है आपका? हाँ, जैसे सीएसीपी ने रिपोर्ट जारी की, उन्होंने कहा कि ऐसे समय तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है बड़े व्यापारियों की कि वो संग्रहित किया हुआ अनाज ऐसे समय सीएसीपी की रिपोर्ट को आप गॉस्पेल ट्रुथ मान रहे हैं, जो स्वामीनाथन जी ने गॉस्पेल ट्रुथ लिखा था उसको नहीं मान रहे। अब आप सुनिए, इंप्लीमेंट की ना अरे सर सुनिए ना, अब आप सवाल दूसरे से, बहुत बात हो गई आपसे। स्वामीनाथन जिस देश में सर 30 करोड़ टन अनाज पैदा होता है, उसमें से 24-25 करोड़ टन अनाज बाहर बिकता है एमएसपी से, उसमें एमएसपी का क्या वजूद है? अभी आप कॉर्पोरेट खेती सरकार के साथ करवा रहे हैं, जो अब आप प्राइवेट के लिए खोल रहे हैं। अभी सरकार गारंटी करती कि आप बोइए, हम 1850 में गेहूं खरीदेंगे, बाद में और लोगों के लिए। आप बात को समझिए ना, ये जो तीनों कानून है, मैं पिछले 4 दिन से डिबेट सुन रहा हूं, किसी के पास कोई ठोस तर्क हो कि इस वजह से मैं इसका विरोध करूं तो मुझे बताए। नहीं, अब आगे बढ़ाते हैं, रुकिए आप, अभी अब रुकिए साहब, 10 सेकंड दे दीजिए बस, सिर्फ 10 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि जब आपने कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कहा है कि प्राइस अश्योरेंस एग्रीमेंट है, तो आप प्राइस अश्योर कीजिए ना। आप तो सीएसीपी आपका प्राइस निकालता है प्रधानमंत्री जी। अरे सर, एमएसपी पे क्यों करेंगे भाई? अबे जी सरकार क्यों तय करेगी प्राइस किसी प्राइवेट पार्टी के लिए? सरकार जिसकी खरीदी कर रही है उसका प्राइस वो तय करेगी ना एमएसपी में। जिसको कोई दूसरा आदमी कॉर्पोरेट खेती कर रहा है उसका प्राइस हम क्यों तय करेंगे? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मिनिमम प्राइस तो तय करती है ना सरकार। सरकार ये नहीं कहती मिनिमम प्राइस एमएसपी का, यही तो बदलाव किया गया है सर। आप मुझे ये बताइए कि आज की तारीख में 14 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? यही तो मैं कह रहा हूं। तो वही तो मैं भी कह रहा हूं सर, एमएसपी की वैल्यू क्या है फिर, जिसके लिए आप लोग इतना बवाल काटे हुए हैं? देखिए यही तो एक करके अब अभय जी रुकिए, अब दूसरा अभय जी के पास भी चलेंगे। हर्षवर्धन बोलिए फटाफट, छोटे छोटे जवाब भी दीजिए, बोलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी। नीरज जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस एमएसपी को लेकर रिपोर्ट्स हैं कि 6% से ज्यादा की खरीद कभी हो ही नहीं पाई इस देश में, जिस एमएसपी को सारे किसानों की दुर्दशा का जिम्मेदार हर सरकारी कमेटी और हर कृषि विशेषज्ञ कमेटी बताती रही। और एमएसपी मतलब क्या है कि वो किसान जो कहीं नहीं बेच पा रहे हैं, जिनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, उनको कम से कम ये स्थिति रहे, जिसको हम बार बार कहते हैं कि देश में सबको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है, पूरे देश को गरीब नहीं बनाना है, किसानों को गरीब नहीं बनाना है भाई साहब। जो बचे रह जाएं उनको एमएसपी पे देना है और मैक्सिमम रिटेल प्राइस की तरफ जाइए। किसान को भी अपनी उपज की कीमत तय करने का अधिकार होना चाहिए। जैसे 91 में जो सिंगाराव ने उद्योगों के लिए किया, वो आज मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया है, ये मानना चाहिए। अभय दुबे जी, सीएसडीएस वाले, एमएसपी की कोई वैल्यू है क्या? एमएसपी की भूमिका सीमित है, इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। और उसके आंकड़े हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर रख देते हैं। ठीक। लेकिन अगर भूमिका इतनी सीमित है और एमएसपी बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, तो सरकार अपने कानूनों के बचाव में लगातार ये तर्क क्यों दे रही है कि एमएसपी जारी रहेगा? इसका मतलब है एमएसपी की भूमिका इतनी कम भी नहीं है। सरकार दूसरी बात ये कह रही है कि एपीएमसी मंडियां भी जारी रहेगी। कल मैंने खुद नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं उनको बिल्कुल कि बिचौलिए खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल सर, खत्म नहीं होंगे, केवल बिचौलियों का शोषण खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिचौलिए खत्म नहीं होंगे, इसका मतलब है कि उनको कोई ना कोई कमीशन वो कमाते रहेंगे, वरना बिचौलिए काम क्यों करेंगे? सर नहीं कमा पाएंगे ना, यही तो खेल है, आप समझिए ना। आप सुनिए तो, सरकार क्या कह रही है, होगा क्या ये हमें नहीं पता, ये तो भविष्य बताएगा। मैं ये कह रहा हूँ सरकार क्या कह रही है, मैं खुद कृषि मंत्री के शब्दों को आपके सामने, मैं सर वही तो रख रहा हूँ ना। मंत्री ने एक मिनट पूरी बात कह लीजिए। सरकार 3 बातें कह रही है, एमएसपी जारी रहेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, एपीएमसी मंडियां जारी रहेंगी, वहां भी खरीद फरोख्त होती रहेगी, तीसरे बिचौलिए जारी रहेंगे, उनका शोषण खत्म हो जाएगा। सरकार ये 3 बातें कह रही है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि सरकार जो कानून बना रही है उनकी अंतिम परिणति क्या होगी, और सरकार ये जो तर्क दे रही है, ये तर्क दरअसल उस अंतिम परिणति में कहां फिट होता है? ये जो अंतर विरोध है, मैं उसको रेखांकित करना चाहता हूं। आप जो सवाल उठा रहे हैं बहुत वैलिड सवाल है, लेकिन सर इसी
मूल भावना के साथ तो ये 3 कानून बनाए गए कि हम ओपन अप कर रहे हैं इकोनॉमी, इस एग्रीकल्चर सेक्टर को। इसमें बाहरी लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। मैं आप लोगों से बहुत छोटा हूं उम्र में, हर्षवर्धन सिर्फ हमारी उम्र के होंगे, आप लोग बड़े विद्वान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 था, ये काला कानून था जिसकी वजह से आज तक देश में गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की चेन नहीं खड़ी हो पाई। इसको हटाने में इतना वर्ष लगा है। हम सरप्लस इकोनॉमी है एग्रीकल्चर में, और उसके बावजूद हमारे यहां गोदाम नहीं है। एक तरफ देश में भरा पड़ा अनाज, दूसरी तरफ कंगाली जैसी स्थिति है। इसको बैलेंस करने की जरूरत है सर, खोलने की जरूरत है। अब गुप्ता जी आपके पास भी कुछ सवाल हो तो बोलिए, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक भी लेना है। ये है कि जो सारी बातें कृषि के उदारीकरण को माना जाए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 70 सालों में किसानों की राजनीति और जो किसानों का वोट बैंक हुआ, तो फाइनली हम कहां पर आए? हम 2022 में जो किसानों की आमदनी को दुगना करने की जो बात कह रहे हैं, और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोग हमारे आश्रित हैं सरकारी अनाज पर। तो ये जो पैराडॉक्स है, उस लिहाज से देखा जाए तो उदारीकरण अच्छा कदम हो सकता है, पर प्रश्न 2 महत्वपूर्ण हैं। पहला, जो विपक्ष ने जो आचरण किया वो निश्चित तौर पर निंदनीय है, लेकिन सरकार के लिहाज से 2 बातें महत्वपूर्ण हैं कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में आप जनता के सामने पूरे सारे तथ्य रखिए कि हम ये कानून ला रहे थे, ये पुराने कानून हैं, 70 सालों से ये नुकसान हुआ, ये इसके बेनिफिट्स होंगे, जिससे कि आप जनमत को सही तरीके से अट्रैक्ट कर सके। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि उदारीकरण लाने के साथ जो नई अर्थव्यवस्था आ रही है, उस नई अर्थव्यवस्था को नियमित करने के लिए सरकार के पास न ही दृष्टि है, न ही संकल्प शक्ति है। वो ज्यादा एक दिक्कत की बात है कि सरकारें सारी प्रकार की एक सॉवरेंटी रखती हैं, सारी प्रकार की घोषणाएं करती हैं, सारे प्रकार के उनके पास एक राजज्ञाएं रहती हैं, लेकिन उदारीकरण के पास सरकार के पास न संसाधन है और न नई अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए शक्ति भी नहीं है। तो ये दोनों बातों का जो पैराडॉक्स हो रहा है कि कन्वेंशनल इकोनॉमी को खत्म करके नई अर्थव्यवस्था को आप नियमित नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि संसदीय व्यवस्था में इस पर गंभीरता से विमर्श करना चाहिए, सरकार और विपक्ष दोनों को। ठीक है गुप्ता जी, देखिए विपक्ष ने इसको बहुत अच्छे तरीके से किसानों को समझाया है, इसका अंत होना चाहिए। विपक्ष ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को, जो आपकी चिंता है कि इसको बताया नहीं, उसको बता दिया, तभी तो इतने लोग आंदोलित हो गए हैं। समझा दिया है, बहुत अच्छे समझ गए लोग, उनको पता चल गया है। मुझे बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं आप लोगों के सामने एक कहानी 30 सेकंड की रखूंगा, फिर आप लोग उस पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत छोटा सा ब्रेक है, आते लौट के। बातचीत हो रही है आज किसानों के लिए जो 3 कानून बनाए गए खेती किसानी से संबंधित, उसको लेकर के देश में काफ़ी आंदोलन छड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि किसानों का इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और वो कॉरपोरेट्स के बंधुआ हो जाएंगे। अभी जमींदारों और ये कमीशन खोरों के हैं, फिर बाद में बड़े कॉरपोरेट्स के वो हो जाएंगे। राकेश जी, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए आपसे। मेरा एक सवाल है, जो कॉरपोरेट खेती में डिस्प्यूट रिड्रेसल का सिस्टम बनाया, मैं उसमें एसडीएम को शामिल किया गया कि वो डिस्प्यूट रिड्रेसल करेगा, ये थोड़ा समझाइए। मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हीं लोगों के हाथ में फिर रिड्रेसल चला गया जहां से मुक्ति चाहिए। देखिए, मैं पहले एक बात कमेंट कर दूं। हाँ। कि मैं चर्चा सुना और मुझे कोई एक बिंदु नहीं मिला जहां पर आपत्ति इस बिल पर है, और कांग्रेस पार्टी हुड्डा कमेटी की चर्चा पर क्यों नहीं जवाब दे पाई, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। जो 2 मुख्य बातें हैं इसमें है कि हम सुनते रहे कि टमाटर, प्याज और आलू लोग सड़कों पर फेंक देते रहे, क्योंकि उनको दाम नहीं मिलता है, खरीदने वाला नहीं था। लेकिन यदि राजस्थान में किसान फेंक रहा है तो तमिलनाडु में लोगों को वो आलू, टमाटर, प्याज की कमी के कारण दाम बढ़ रहा है। यह जो परिस्थिति थी, जिसकी चर्चा अभी हुई थी कि शांता कुमार कमेटी ने कहा था 6% किसान ही एमएसपी पे बेचते, 94% किसान तो बाजार के हवाले थे, लेकिन वो बाजार मंडी तक सीमित था। पीढ़ी दर पीढ़ी एक मंडी के हवाले हुए थे। वे जैसे एक जूते की फैक्ट्री को कह दिया जाए तुम उस शहर में ही जूता बेच सकते हो, उससे बाहर नहीं जा सकते हो। अमेज़न को कह दिया जाए कि तुम एक शहर में ही बेच सकते हो, तो वो कंपनी बंद हो जाएगी। किसान यदि
अपने माल को दुनिया के, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में बेचे, राज्य के सारे कानूनों को निरस्त कर दिया जाए, जो टैक्स लगते हैं उनको छूट दिया जाए, ट्रांसपोर्ट में सुविधा दी जाए, ट्रांसपेरेंसी दी जाए, और डिजिटल किसान, आपको मालूम नहीं है, अभी प्रधानमंत्री जी किसानों से मिले। मैं जिस जिले से आता हूं बेगूसराय में, वहां के एक इंजीनियरिंग पढ़े हुए 3 छात्र अपने घर पे आ गए, माँ पिता घर के विरोध के बावजूद काम कर रहे। राजस्थान में एक IMA की हुई लड़की अपनी किसानगिरी कर रही है। देखिए किसानों की हित चेतना में वृद्धि हुई है, इंटरेस्ट कॉन्शियसनेस से वृद्धि हुई, और डिजिटल के माध्यम से बेच सकते हैं। जो दूसरी बात आपने कहा वो कहां पर लागू होगा? यदि छोटे किसान जो जिनकी संख्या 68% जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, और वो 18% जो है वो कौन फार्मर है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं। ये जो 18% जो फार्मर्स हैं, वो यदि 2 एकड़ वाले मिलकर एक सामूहिक रूप से बनाकर किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, देखिए उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गारंटी मिलती है उनके मूल्य पर, और बार्गेनिंग कैपेसिटी कहां रहती है नीरज जी? जब आप आरंभ में किसी से मोलजोल करते हैं तो आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी अधिक रहती है, फसल कटने के बाद आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम रहती है, क्योंकि बाजार में फसल आ जाता है। तो उसको गारंटी देना, और उस बीच में भी दाम बढ़ सकता है जी। तो यह जो किसान को सुनिश्चित किया गया, और 3 लेयर्स डिस्प्यूट रिड्रेसल है, तीनों लेवल पर किसानों की स्थिति के बारे में जो पेपर तैयार होगा वो किसान स्वयं तैयार करेगा। वो किसान एक पार्टनर रहेगा, यानी फिस्कल पॉलिसी में या फिस्कल एक्टिविटी में किसान एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है। अब तक किसानों को आपने एक मंडी, ठीक है राकेश जी, ठीक है, एक जाइल कर रखा था। इसमें खाली मैं ये जोड़ दूं कि हालांकि आप मेरे सवाल को और खुलासा करके जवाब नहीं दे रहे हैं कि इस रिड्रेसल सिस्टम में उस गांव के लोगों को भी जोड़ना चाहिए रादर कि खाली मंडी और SDM के, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर एक व्यवस्था होती। मैं आपके पास आ रहा हूं दुबे जी, यहां पे किसानों को, ये लोगों को ये जान लेना चाहिए कि उनकी जमीन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अगर ये डर आपके मन में है कि वो कॉर्पोरेट हमारी जमीन छीन लेगा, तो प्लीज ये दिमाग से निकालिएगा। अबे दुबे जी, मैं कहानी मिस कर गया। मैं एक प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री जी हैं, उन्होंने किसानों के बीच में बहुत काम किया, और करीब 7-8 साल उन्होंने उसमें गुजारे, बुंदेलखंड और तमाम उन इलाकों में काम किया। उसके बाद उन्होंने किसानों को जोड़ा, खेती वेती करना शुरू किया, नए ज़माने की खेती की, मूल्य संवर्धन किया, वैल्यू एडिशन किया, और उनके उस संगठन से 36,000 किसान जुड़ गए, और वो मस्त बेच रहे हैं MSP से ऊपर। अभय दुबे जी, इस फॉर्मेट को, इस चीज़ को हम एक्सपेंड क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या डर है? नहीं, अच्छे जो भी सुधार हो वो सरकार को और समाज को करना ही चाहिए, उसमें कोई किसी की असहमति नहीं हो सकती। 2 बातें मैं रखना चाहता हूं। एक, राकेश सिन्हा जी और हर्षवर्धन जी जो बार बार शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा संदेह उसी पर है। क्या आज राकेश सिन्हा जी बताएं देश को कि क्या शांता कुमार कमेटी की सिफारिशों पर ही आगे कदम बढ़ाया गया है? क्योंकि शांता कुमार जी ने साफ, उस कमेटी ने कहा था कि सबसे पहले आप PDS सिस्टम को बंद कर दो। PDS को बंद कर दिया गया तो ये MSP पे जो थोड़ा सा अनाज, जिसको आप 6% कह रहे हैं प्रिक्योर करती है सरकार, वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि उस PDS का दायरा जब कांग्रेस की सरकार ने 86 करोड़ लोगों तक बढ़ा दिया था, उसका दोहरा उद्देश्य था कि लोगों को अनाज भी सस्ता मिल जाए और किसानों से खरीद भी बढ़ जाए। तो क्या उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। सेक्शन 13 में वो SDM को ऑथोराइज किया गया है। 1.5 एकड़ का किसान अपनी जमीन और लंगोटी भी बेच देगा तो बड़े बड़े पूंजीपतियों से ये मुकदमा वो जीत नहीं सकता। सिर्फ एक ही हमारी मांग है, सिर्फ एक मांग है प्रधानमंत्री जी से, क्या? कि आप जो बार बार हम सब डिस्कशन कर रहे हैं, देखिए इसको थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पर बात करें कि जब सरकार ने एक पूरा आयोग बनाया है जो कहता है कि आपकी इनपुट कॉस्ट ये होगी, आपका फॉर्म का लेबर की कॉस्ट ये होगी, और उसके आधार पर आपने A2+FL के आधार पर MSP को तय किया। आपने स्वामीनाथन कमीशन की जो C2 की थी, जिसको आपने पहले कहा था, वो तो नहीं माना, तो कम से कम वो तो मिनिमम आप तय कर दीजिए कि चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हो, चाहे बाहर का व्यापारी खरीदे, किसान से खरीदे, तो ये 23 कमोडिटी आपको MSP से नीचे नहीं खरीदनी है। मैं भी किसान हूं, अरे अभय जी, जिस काम को सरकार ठेका नहीं ले सकती, जो एक स्वायत्त सरकार है जिसके पास बेहिसाब नोट छापने की शक्ति है, तो क्या राकेश जी, अच्छा सुनिए ना, वो गारंटी दे सकती है कि वो पूरा 30 करोड़ टन अनाज MSP में खरीदेगी, लेकिन एक कॉर्पोरेट के सिर पर ठप्पा लगवा दे रहे हैं आप।
मुझे 30 सेकंड दीजिए। तो पहले से नहीं पहुंच जाएंगे ना हम। और बाहर जो भी खरीदे, एक बार हाथ को जुटा कर देखिए मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने पहले भूमि अधिग्रहण कानून में अध्यादेश लाकर उसको राकेश जी रुकिए सर, जवाब लीजिए राकेश जी, बहुत छोटे में उसके बाद दुबे जी के पास चलते हैं। मैं जवाब दे दूं। देखिए बार बार जो अभय सीएसडीएस के अभय दुबे जी ने भी कहा और अभी आप अभय जी बोल रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री को एमएसपी की बार बार इसलिए बात करनी पड़ी कि आप किसानों को उकसा उसके नाम पर रहे। एमएसपी की क्या भूमिका है क्या नहीं भूमिका अलग बात है। एमएसपी के नाम पर ही किसानों को उकसाया कि एमएसपी समाप्त करें, प्रधानमंत्री जी ने बार बार उसको कहा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए अभय जी, मंडी तक किसानों को सीमित रखना और पूरे देश के मंडी में किसानों को रखना, यानी किसानों को आपने 70 साल में तो राजा बना दिया था, लंगोटी भी उनकी छीन रही थी। आज किसान यदि स्टेक होल्डर बन रहा है, बिचौलियों से मुक्ति हो रही है। भारत का विपक्ष बिचौलियों की लड़ाई लड़ रहा है, किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। और इस लड़ाई में आप अपदस्थ हो रहे हैं तो आप हिंसा का सहारा ले रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण परिवर्तन इससे हो रहा है, देखिए एक किसान, छोटे छोटे किसान में कोऑपरेटिव फीलिंग बढ़ेगी। एक किसान 1.5 एकड़ का किसान किसी अंबानी से और बिरला से पैक्ट नहीं करने जा रहा है, उसमें स्पॉन्सर्स आते हैं। आपने बिल पढ़ा ही नहीं है, स्पॉन्सर्स आते हैं। जैसे कोई खेती करता है, स्पॉन्सर्स आया, उसने स्पॉन्सर कर दिया, गारंटी मूल्य दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो फसल ले गया और इसको पैसे मिल गए। किसानों को इतनी गारंटी मिल रही है। और एक बात जो मैं अंत में कहना चाहता हूं, देखिए मिनिमम वेज आपने फिक्स कर दिया। मिनिमम वेज के बाद आप बताइए किस मजदूर को मिनिमम वेज के बाद पैसा मिल रहा है? वो अंतिम मूल्य बन गया। नहीं सर, तो मैं ये कह रहा हूं जब यदि एमएसपी को कानूनी अबे दुबे जी सीएसडीएस वाले मार्केट को तो आप बंद कर देंगे, किसानों को मार्केट में रहने दीजिए और अवेयरनेस। अरे रुकिए ना राकेश जी, रुकिए। अरे भाई दूसरे मेहमान को पास जाते हैं। अबे दुबे जी सीएसडीएस वाले, प्रोफेसर साहब, जो 3 कानून आए उसमें कॉर्पोरेट खेती की भी चर्चा हो रही थी कि वो कब्जा हो जाएगा और लंगोटी उतर जाएगी। भारत में बहुत छोटी छोटी जोतें हैं, बड़े बड़े किसान बहुत कम राज्यों में बहुत थोड़े से हैं जिनके पास सैकड़ों एकड़ में जमीन होगी, बहुत छोटी खेती वाले हैं। कॉर्पोरेट खेती या एक सहकारिता में सारे खेत मिला के एक गारंटी के साथ ज्यादा बेटर स्कीम है सर। वो उसको इतना पहले से क्यों डरा रहे हैं किसान को, आशंका व्यक्त कर रहे हैं? नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और उसके राजनीतिक रणनीतिकारों को ये पूरा भरोसा है कि ये आंदोलन बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, न ये अन्य प्रदेशों में फैलेगा और न ही इसका कोई दीर्घावधि आंदोलन ये नहीं होगा। उस भरोसे की मुख्य बात यही है जो आप कह रहे हैं कि भारत में करीब 75 से 80% जोतें जो हैं वो सीमांत किसानों की हैं और छोटे किसानों की हैं। उन्हें ये एमएसपी और एपीएमसी मंडी वगैरह ये सब पूरा जो नेटवर्क है और ये पूरा बंदोबस्त है, ये बंदोबस्त उन्हें प्रभावित नहीं करता। सरकार इस बात को समझती है, इसीलिए सरकार बहुत ज्यादा इसकी परवाह नहीं कर रही है इस आंदोलन की। अकाली दल ने सरकार को छोड़ दिया, इसकी भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा परवाह नहीं है। भाजपा पहले से ही सोच रही थी कि अकाली दल का जो एक तीसरा ग्रुप है उसके साथ हम एक गठजोड़ कर लें, और वैसे भी अकाली दल 2 मोदी लहरों को भुलाने में पंजाब में नाकाम रहा है, उसकी राजनीतिक उपयोगिता भी लगातार गिरती जा रही थी। तो अब भाजपा पंजाब में नए तरीके से पूरी पेशबंदी करेगी। मुझे लगता है इसका राजनीतिक आंकड़ा ये है। तो सरकार को लगता है कि आंदोलन नहीं चलेगा। अब समस्या केवल क्या है? समस्या ये है कि ये जो पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के किसान हैं, ये बड़े किसान हैं, ये ताकतवर किसान हैं, ये संसाधन है इनके पास और ये आक्रामक रूप से आंदोलन कर सकते हैं सड़कों पर, ये रेलें रोक सकते हैं, ये बसें रोक सकते हैं और स्थिति पैदा कर सकते हैं जिससे सरकार को उनको दमन करना पड़े। उससे जो परिस्थिति बनेगी वो सरकार के लिए राजनीतिक रूप से विषम और हानिकारक हो। नहीं सर, मेरा इस पे सवाल है, नहीं कर पाई है। मेरा इस पे सवाल है सर, मेरा इस पे सवाल है, बहुत कम समय बचा, हर्षवर्धन छोड़ा जवाब दीजिएगा। 10-10 एकड़ में 100-100 करोड़ रुपए कमाने वाले किसानों के ऊपर तो जबरदस्त टैक्स लगाना चाहिए। भले मुझे लोग सुन के किसान विरोधी बता दें, लेकिन जो 10-20 एकड़ में 100-100, 50-50 करोड़ साल में कमा लेते हैं उनके ऊपर जबरदस्त टैक्स लगना चाहिए। ऐसे कौन से किसान हैं जिनकी हमको इतनी चिंता करनी चाहिए? हर्षवर्धन बहुत छोटे जवाब दीजिए। असली यही है कि जो किसान है उसको बिल्कुल छोटे में डर यही है कि जो छोटा किसान है उसको ठीक कीमत, बड़ी कीमत मिलने लगेगी और जो बड़े किसान दुनिया भर की संपत्तियों को, दुनिया भर के पता नहीं कहां से आ रही रकम को, और वो कहते हैं कि सब खेती करके हम कमा ले रहे हैं, उनको खतरा है
कि वो कहीं उस व्यवस्था में खराब स्थिति में न पहुंचे। छोटा किसान बेहतर होगा। और मैं किसान सुन रहे हैं तो एफपीओ सर्च कीजिए, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सर्च कीजिए, एसएफएसी सर्च कीजिए। आप इन किसान नेताओं के बहकावे में मत आइए जो आपको सड़क पर ले जा रहे हैं। आप उन संस्थाओं का नाम सुनिए जो आपको बाजार में ज्यादा कीमत। समय खत्म हो गया सर, इस पर भी पूरे हफ्ते हम चर्चाएं करते रहेंगे। अंत में मैं इस बात को ये खत्म करना चाहता हूं कि किसान का हित किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन अनावश्यक तौर पर उसको डराना भी नहीं चाहिए। और मैं उन किसानों के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा हूं जो पजेरों और सफारी में घूमते हैं और सड़क पे आके प्रदर्शन करते हैं कि साहब एमएसपी चाहिए मेरे को। मैं उनके साथ नहीं हूं। और जो डर दिखाते हैं उनको यह भी सोचना चाहिए कि अमूल एक कोऑपरेटिव स्कीम है, वो जो दूध की कीमत किसानों को देती है, प्राइवेट कंपनियां भी वही देती हैं। इसलिए प्राइवेट कंपनियों को भी बहुत डर न दिखाया जाए। किसान के भले की अगर कोई चीज हो रही है, कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, तो ताल ठोक के खड़ो ही हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज।